गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 में जो सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम का जो पेपर होगा वो कैसा आएगा, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स आपको कैरी करने हैं, वो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जिसका टाइम होगा आपका 2 आवर एंड 30 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम होगा। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पहले ध्यान रखने हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 6 सेक्शंस। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 6 सेक्शंस होंगे आपके, ए बी सी डी ई और एफ। या फिर ओवरऑल देयर आर 14 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 14 होगी, और सारे जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है। सेक्शन ए जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 15 तक, जो सारा एमसीक्यू टाइप होगा, टोटल 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल हो गए आपके 15 मार्क्स, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 15 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 से लेके 5 तक, जो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीडेड 20 वर्ड्स, और मैक्सिमम है वो आपका 20 वर्ड्स है, वो आप लिख सकते हैं। सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होगा, जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे आपके, जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी जो है वो 8 और 9 नंबर होगा, 8 और 9, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 to 13, वो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे कैरिंग 4 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन हैज 3 सब क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन होंगे। सेक्शन एफ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो एक मैथ बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो आपका कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। उसके अलावा आपको जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन नंबर 14 होगा, वो आपको ध्यान रखना है, यानी विजुअली इम्पेयर्ड और आपका जो अलग होगा, दोनों के क्वेश्चन नंबर 14 अलग होंगे। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस। ओवरऑल आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको चॉइस दी गई होगी। ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड, और जहां चॉइस की बात आती है वहां आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। In addition to this, separate instructions are given with each section and questions wherever necessary. कि इन इंस्ट्रक्शन के अलावा जहां भी आपको क्वेश्चन नंबर है या सेक्शन होगा आपका, उसमें अलग से कुछ आवश्यक जो निर्देश हैं आपको दिए गए होंगे। तो हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी सेक्शन ए जो आपका उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन होंगे, और ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल हो गया आपके 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको सही मैच है उसकी पहचान करनी है, यानी बाकी आपको 3 है वो रॉन्ग मिलेंगे, और केवल एक ऑप्शन है वो क्या मिलेगा, सही मिलेगा। तो आपको कौन सा करना है कि जो सही वाला है वो आपको चूज करना है। ये ऑप्शन ए होगा कि लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इंडियन ओशन, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर्कटिक ओशन, और लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड साउथर्न ओशन। यानी हमें बताना है कि सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अपना पैसिफिक ओशन है, यानी प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन 1 है, हमें उसको टिक करना है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो,
ये आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको सबसे पहले क्या करना, दोनों स्टेटमेंट्स उनको रीड करना है, और उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उनमें से एक चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कि वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 2 एवरी ईयर। पहला स्टेटमेंट है कि जो अपना वर्ल्ड ओशन डे है वो 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है द ओशन इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, कि जो ओशन है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो ऑप्शन एक है हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये आपने देखे हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़े हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत आपको पता है। तो जो वर्ल्ड ओशन डे है वो कब मनाया जाता है, 2 जून को ना होके 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब, 8 जून को। तो ऑप्शन एक हमारा क्या है, गलत है। और ओशन है वो, ये तो सबको पता है कि ह्यूमन लाइफ उसके लिए यूजफुल है, तो ये हमारा सही है। तो हमें ये चूज करना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग और दूसरा राइट होगा। तो बेटा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन जो सी है आपका उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दिया गया है, लेकिन पहला हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच इनकरेक्ट मैच, कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो 3 है वो राइट है, एक है वो क्या है, रॉन्ग है यानी इनकरेक्ट है, वो आपको चूज करना है। तो 3 में आपको टाइप ऑफ मैप दिए गए हैं कि कौन कौन से पॉलिटिकल मैप भी होते हैं, फिजिकल मैप भी है, थेमेटिक मैप भी होते हैं, लेकिन ग्लोब जो है वो क्या नहीं है, टाइप ऑफ मैप नहीं है। जो ग्लोब होते हैं वो क्या होते हैं, वो 3 डायमेंशनल मॉडल होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल मॉडल। ग्लोब क्या होते हैं आपके, 3 डायमेंशनल मॉडल होते हैं। बाकी 3 हैं ये आपके तीनों क्या हैं, टाइप ऑफ मैप्स हैं। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर आर टाइम जोन्स इन रशिया। रशिया में कितने टाइम जोन है, तो आपका डी ऑप्शन जो है 11 टाइम जोन है रशिया में, जो सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। भी भारत है वो कौन से महाद्वीप का एक अंग है, तो भारत जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट्स है उसी का एक पार्ट है। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि वेयर डिड इंडिया एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन एट साउथ गंगोत्री। कि भारत जो है उसने अपना पहला जो वैज्ञानिक बेस स्टेशन है कौन सा, साउथ गंगोत्री है, उसको कहाँ स्टेब्लिश किया है, तो वो है आपका अंटार्कटिका में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डेटी इज प्लेस्ड इन द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी। एम्बलम यानी प्रतीक, कि भारतीय जो नेवी है इंडियन नेवी है उसके प्रतीक के रूप में कौन सी देवता उसकी पूजा की जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वरुण, आपके जो जल के देवता है इनकी पूजा की जाती है कौन है, इंडियन नेवी में। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ऑप्शन। द पीरियड ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। कितने सालों का जो पीरियड है अवधि है उसको सेंचुरी कहा जाता है, तो सेंचुरी मीन्स 100। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 द पंचांग इज नॉट यूज्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है पंचांग होता क्या है। तो पंचांग जो है वो एक हिंदू कैलेंडर है। पंचांग क्या है, हिंदू कैलेंडर है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सोलर एक्लिप्स के लिए, लूनर एक्लिप्स या टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यानी
आप कह सकते हो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त और सूर्योदय का समय, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पंचांग का। लेकिन जो अर्थक्वेक है उसके लिए हम इसका यूज नहीं करते। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम विच कंट्री डिड हेनजांग कम टू इंडिया? हेनजांग जो है वो इंडिया में किस देश से आया था? तो बेटा चाइना से आया था। वो कौन था? एक बुद्धिस्ट मोंग था। बुद्धिस्ट मोंक, जो किसके लिए आया था? जो 7वीं सेंचुरी है, 7वीं शताब्दी में भारत आया था अपने धर्म के प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पर्पज ऑफ हलमा ट्रेडिशन वाज? भी हलमा ट्रेडिशन है उसका क्या उद्देश्य है? तो हलमा ट्रेडिशन जो है वो उसका मतलब प्लांटिंग ट्रीज। और हलमा जो ट्रेडिशन है वो कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। कहाँ की है? इंडोनेशिया की, जिसमें कम्युनिटी ट्रेडिशन है, जिसमें प्लांटिंग ट्रीज है उनको प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 12, कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड दोनों को रीड करना है और सही ऑप्शन का हमें चूज करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपोर्टेंट। भाई जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो जरूरी है, तो सही बात है, एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, वी गेट मनी फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक गतिविधियां नहीं है उनके अलावा जो गतिविधियां उनसे हम मनी प्राप्त करते हैं, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट हो। तो आपका सी ऑप्शन जो है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रमेश वांट्स दैट साइबर लॉ शुड बी मेड मोर स्ट्रिक्ट, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी अप्रोच फॉर दिस? जो साइबर लॉ है वो और ज्यादा कठोर होना चाहिए, तो रमेश है उसको गवर्नमेंट के कौन सी अंग है उससे ये पहुंचना चाहिए? तो लेजिस्लेचर जो है यानी आपकी जो विधायिका है, विधायिका एक ऐसा अंग है सरकार का जो कानूनों का निर्माण करती है, तो इससे अप्रोच करनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द 3 आर्मीज इन इंडिया? भारत में जो तीनों आर्मीज है उनका हेड कौन होता है? तो जो अपना प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, वो तीनों सेनाओं का हेड होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। आज क्वेश्चन नंबर 15, तो आइडेंटिफाई द ओड वन, कौन सा ओड है उसको चूज करना है। मदर फादर, अंकल आंट, ग्रैंड पेरेंट्स और कम्युनिटी, तो ये तीनों तो सेम है, बचा कौन सा? डी ऑप्शन जो कम्युनिटी है वो आपका राइट आंसर है। तो ये था आपका सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो है वो आपका 15 मार्क्स का, यानी सारे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप्स हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का, यानी टोटल हो गया आपके 15 मार्क्स। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। यहाँ आपको चॉइस मिलती है कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको चॉइस मिलेगी कि डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ मैप्स। जो मैप्स हैं उनके महत्व को हमें वर्णन करना है, या फिर इसके अथवा में आप कौन सा कर सकते हो, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल्स शोन इन द मैप, कि मैप में जो सिंबल्स शो किए जाते हैं उनके महत्व को हमें बताना है। यहाँ दोनों में से आपको एक करना है, जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे वो आप कर सकते हो। अपना डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ मैप्स, तो मैप्स आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे आर ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया showing various features like boundaries, roads, landforms and bodies of water। भाई मैप्स हमें किसका महत्वपूर्ण क्यों है? ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कि हमें क्या क्या दर्शाते हैं? जैसे कोई बाउंड्रीज हैं यानी सीमाएं हैं, रोड्स हैं सड़कें, लैंडफॉर्म्स भू आकृतियां, या फिर बॉडीज ऑफ वाटर
मीन्स जल निकाय, कि किसी एरिया में उसकी बाउंड्रीज, रोड्स, लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हमें मैप्स हैं वो महत्वपूर्ण है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ ए प्लेस, नेविगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड प्लान रूट्स, कि ये हमें किसी स्थान के भूगोल को भी समझने में, यानी ज्योग्राफी है उसको समझने में सहायक है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो रूट है, प्लान है, उसमें बनाने में भी हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। थर्ड है आपका कि राइट एनी टू इंपोर्टेंस ऑफ ओशंस, समुद्रों का कोई दो महत्व आपको बताने हैं, जो ओशंस है वो हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है। तो टू इंपोर्टेंस ऑफ ओशंस आर, दो महत्वपूर्ण जो है महत्व इसलिए है कि दे रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एंड डिस्टर्बिटीज अराउंड द ग्लोब, कि वो क्या क्या करते हैं, एक तो जो अपना जो अर्थ का क्लाइमेट है उसको नियंत्रित करते हैं, किससे, अब्सॉर्बिंग हीट की उष्मा का अवशोषण करके, जो उष्मा है उसको अवशोषित करते हैं, और डिस्टर्बिंग इट अराउंड द ग्लोब, और जो आपका विश्व भर में वितरित करने का काम है उसमें क्या है, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है दे आर ए मेजर सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइडिंग फिश एंड अदर मेरीन लाइफ, कि वो भोजन का मुख्य स्रोत है जो हमें मछलियों और अन्य समुद्री जीवन को भोजन उपलब्ध कराते हैं। अन्य जो समुद्री जीवन है मछलियों के अलावा उन्हें भी क्या करते हैं, फूड है वो प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, यहां भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी दो में से एक करना है कि व्हाट चैलेंज डिड प्रिमिटिव मैन फेस, ये जो आदि मानव थे वो कौन सी चुनौतियों का सामना करते थे, उनके सामने कौन सी जो चैलेंज थे वो थे, या फिर इसके अथवा में व्हाट इज द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका क्या काम है। दोनों में से आपको दो दो नंबर की होंगे, यानी जहां आपको लगे कि जो इजी लगे वैसा भी उसको आप कर सकते हो, आपको 2 मार्क्स कैरी होंगे। तो जो प्रिमिटिव मैन है वो कौन सी चैलेंज उनको फेस करता था, तो प्रिमिटिव मैन फेस चैलेंज सच एज फाइंडिंग फूड एंड शेल्टर, प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड सर्वाइविंग हार्श वेदर कंडीशंस। जो प्रिमिटिव मैन था उसके सामने जो भोजन की तलाश ढूंढना था वो चुनौती थी, अपने लिए एक आश्रय स्थल, ये वो कहाँ रहे, आश्रय नहीं था उसके लिए, यहाँ तक कि अपने आप को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट करें वो भी एक चैलेंज था, और कि जो कठिन वेदर कंडीशंस थी उनमें सरवाइव होना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, ये समुदाय जो है उसके कोई भी दो कार्य लिखने हैं, तो कौन कौन से हैं। तो टू फंक्शंस ऑफ ए कम्युनिटी आर टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल सपोर्ट फॉर इट्स मेंबर्स, वे जो अपने सदस्य हैं उनमें क्या करना, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव है उसको, और सामाजिक जो समर्थन है, सोशल सपोर्ट, सामाजिक समर्थन है वो प्रदान करता है। ये कोई भी समुदाय है वो अपने सदस्यों को सामाजिक समर्थन भी देकर अपनेपन का भाव है उसका विकास करेगा। दूसरा, टू वर्क टुगेदर टू सोल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। दूसरा क्या है कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करेंगे, साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे, और जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी का स्तर है, जीने का जो स्तर है उसको सुधारने में वो क्या करेंगे, काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एनालाइज द इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के महत्व को एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। तो डेमोक्रेसी इज इंपोर्टेंट, डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है बिकॉज इट गिव्स सिटीजन्स द पावर टू चूज देयर लीडर्स, भैया अपने जो सिटीजन्स है, नागरिक हैं, उनको अपना लीडर चुनने की शक्ति प्रदान करता है। एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है
उसमें हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना है, उसकी शक्ति देता है। इट प्रमोट्स इक्वेलिटी, प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, यानी क्या करता है, इक्वेलिटी है यानी समानता है, उसको बढ़ावा देता है, सभी समान होने चाहिए। प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, प्रत्येक व्यक्तिगत जो अधिकार है, अपने व्यक्तिगत अधिकार, उनकी सुरक्षा करता है, उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। एंड इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये भी इंश्योर सुनिश्चित करता है कि जो सरकारें हैं वो अपने लोगों के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो, यानी अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो। सरकार का ये होना चाहिए कि वो जो सिटीजन्स अपने लोग हैं उनके प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। यानी आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमें चॉइस मिली है, ये सेक्शन सी तो था अपना, यहाँ भी आपको एक करना होता है, 3 नंबर्स का है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ भी आपको चॉइस मिली है, दोनों में से आप एक कर सकते हो कि वाई आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपोर्टेंट, आर्थिक गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसके महत्व का वर्णन करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो एक चॉइस वाले क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक एक करना है। कितना करना है, 2 में से एक करना है। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक करना है। यहाँ भी आपको जो इजी लगे वो करना है। 3-3 नंबर के होंगे आपके, यानी टोटल 6 मार्क्स के। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपोर्टेंट because they are essential for the production, distribution and consumption of goods and services। भाई क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, प्रोडक्शन है, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण, और कंज्यूमशन यानी आपका उपभोग जो है, जो भी वस्तु है या सेवा है उसके उत्पादन, वितरण और उपभोग है उसके लिए आवश्यक है। दे क्रिएट जॉब्स, भी रोजगार का निर्माण करती हैं। जनरेट इनकम, आय जो है वो उत्पन्न करती है। एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, भाई एक देश है उसके समग्र विकास में अपना योगदान देती है। भाई संपूर्ण या समग्र विकास है उसमें भी अपना योगदान देती है। उसके बाद अपना सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, दोनों क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं। टोटल अपना जो सेक्शन डी है वो कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, शुरू में, विच वर्ड्स डिड ईरान, ग्रीस एंड चाइना यूज फॉर इंडिया एंड वाई। भाई ईरान, ग्रीस और चाइना ने स्टार्टिंग में भारत के लिए कौन से शब्द हैं उनका प्रयोग किया था और क्यों किया था। तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ईरान यूज द वर्ड हिंदू। भाई ईरान जो है उसने भारत के लिए कौन सा शब्द यूज किया, हिंदू। ग्रीस यूज द वर्ड इंडस एंड चाइना यूज द वर्ड तेनचू, फॉर इंडिया, भारत के लिए। स्टार्टिंग में ईरान ने भारत को हिंदू शब्द है उस नाम से पुकारा, ग्रीस ने इंडस कहा और चाइना ने तियांचू जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया था। These words were often derived from the name of the river Indus। ये सारे जो शब्द हैं मुख्यतः प्राय किससे उत्पन्न हुए हैं, कि जो सिंधु नदी थी, इंडस नदी थी, उससे हुए हैं। Which was the main entry point to the country for these civilizations। सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं, कि इन सभ्यताओं ने जब भारत में प्रवेश किया, देश में प्रवेश किया, उसका मुख्य मार्ग कौन सी थी, इंडस नदी थी, और उसी के कारण उन्होंने इन शब्दों से भारत का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि हाउ इज टाइम कैलकुलेटेड इन हिस्ट्री। भाई इतिहास में समय की जो गणना है वो कैसे की जाती है, डिस्क्राइब करना है। या फिर इसके अथवा में आप कौन सा कर सकते हो, लिस्ट एनी 5 सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। इतिहास को समझने के कोई 5 स्रोत आपको बताने हैं, कोई सा भी करो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।
यानी यहाँ भी आपको किसकी बात हो रही है, चॉइस की बात है कि आपकी मर्जी है आप कौन सा अटेम्प्ट करते हैं। तो टाइम इन हिस्ट्री इज कैलकुलेटेड यूजिंग ए टाइमलाइन। इतिहास में जो समय की गणना है वो एक टाइमलाइन थी, यानी एक समय रेखा, एक समय रेखा विच इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल मीन्स काल के अनुसार, कालानुक्रमिक क्रम, कि वो एक कालानुक्रमिक क्रम था घटनाओं का। कौन, एक टाइमलाइन थी, उसी के अनुसार समय की गणना की जाती थी। हिस्टोरियंस यूज टू मेन सिस्टम्स। जो इतिहासकार हैं वो तीन मुख्य जो सिस्टम्स हैं, प्रणाली है, उनका उपयोग करते थे। एक तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा पूर्व, और बीसीई बिफोर कॉमन ईरा, यानी कि जो ईस्वी कह सकते हो या सामान्य युग से पहले, एंड एडी एनो डोमिनी और सीई कॉमन ईरा। ये जो थे या तो आप बीसी कह सकते हो या बीसीई, या फिर एडी और सीई यानी कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा, या फिर बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। BCE refers to the time before the year 1 and CE refers to the time after the year 1। जो वर्ष एक से पहले के समय को दर्शाता है उसको ईसा पूर्व कहते हैं, और उसके बाद को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, संदर्भित करता है। यानी कि दो मेन टाइमलाइन थी, एक थी कौन सी आपकी बीसी बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसीई, और दूसरा जो था एडी यानी एनो डोमिनी और सीई कह सकते हो। ये दो टाइमलाइन थी जिनका यूज किया जाता था। उसके बाद आपका सेक्शन ई है जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नीचे आपको एक पैरा होगा, उसको रीड करके आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आपको पैसेज है उसको पढ़ के और जो क्वेश्चंस है उनका उत्तर देना है। कि मैपिंग द अर्थ इज ए लिटिल मोर डिफिकल्ट। पृथ्वी का जो मानचित्रण करना है, मैपिंग करना है अर्थ का, वो थोड़ा सा ज्यादा कठिन है। बिकॉज आवर प्लेनेट इज नॉट ए फ्लैट सरफेस, क्योंकि हमारा जो प्लेनेट है यानी ग्रह है उसका जो सतह है वो फ्लैट नहीं है। इट नियरली है द शेप ऑफ ए सेब्रे। भाई इसका जो आकार है लगभग एक गोले जैसा है। कैसा है, कोई गोला हो। वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्ट शेप। हमने इसको लगभग कहा है क्योंकि ये पूर्ण क्या नहीं है, गोला नहीं है। बट इट इज स्लाइटली फ्लेटेंड एट द पोल्स, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ा सा क्या है, चपटा है। अपने जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, वहां पे थोड़ा चपटा है। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी सेफ्टिकल। हम इसे फेरिकल कहते हैं यानी गोला कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग इज वेरी एक्यूरेटली ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ ए पेपर इज नॉट पॉसिबल। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोले को कागज की एक सपाट शीट पर सटीक रूप से दर्शाना संभव नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई, ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए पील एन ऑरेंज इन सच ए वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेस ऑफ द स्किन। कि आपको क्या करना है, एक जो ऑरेंज है उसको इस तरीके से छीलना है कि उसका जो स्किन है वो क्या हो, उसके 3 या 4 बड़े टुकड़े हो। देन ट्राई एंड फ्लेटन देम ऑन ए टेबल, और उसके बाद उसको क्या करना है, टेबल के ऊपर चपटा करना है। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एज। तब आप ये देखेंगे कि आप किनारों को फाड़े बिना इसे नहीं बना सकते। यानी कोई ऑरेंज है उसको आप क्या कर सकते हो, जो स्किन है उसके आपको 3 या 4 टुकड़े करने हैं। उसको इस प्रकार से छोड़ना, उसके 3 या 4 टुकड़े हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको टेबल पे सीधा चपटा फैलाना है। तब आपको ये पता लगेगा कि
ये किनारों से जब तक आप नहीं कर सकते, इसको फाड़ते नहीं है, तब तक ये साफ नहीं बना सकते। नाउ कंसिडर ए ग्लोब, ये अब ग्लोब की बात करते हैं। विच इज ए फेरे ऑन विच ए मैप इज ड्रॉन, जो एक गोला होता है जिसके ऊपर मानचित्र बना होता है। भी ग्लोब जो है वो एक ऐसा गोला है जिसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, अपना मानचित्र जो है उसको बनाते हैं। दिस में बी ए मैप ऑफ द अर्थ, भैया किस किस का मैप हो सकता है, पृथ्वी का, मून का, द प्लेनेट मार्स, भी जो ग्रह है अपने, जैसे मंगल ग्रह है, द स्टार्स, जो तारे हैं, नक्षत्र है, एंड कंसल्टेशंस इन द स्काई, भी आसमान जो है उसमें जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारे और नक्षत्र हैं, उनका भी एक मानचित्र हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोवन इन द ड्रॉइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज ए फेरे दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। भाई ये जो है, ये आमतौर पर क्या होता है कि भौतिक वस्तु एक ऐसा गोला है जो आमतौर पर धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बना होता है। ग्लोब है वो या तो मेटल से बन जाता है, प्लास्टिक से भी और कार्डबोर्ड से भी। हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी, भाई यहाँ हम ग्लोब का अध्ययन किसके प्रतिनिधित्व के लिए कर रहे हैं, ये पृथ्वी का जो भूगोल है उसके अध्ययन के लिए करेंगे। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम फेरिकल शेप, क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी है दोनों का लगभग समान गोलाकार आकृति है। ए ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन ए फ्लैट मैप, कि जो ये ग्लोब है वो पृथ्वी का जो भूगोल है उसको एक मैप की बजाय ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। बेटा इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब ए मैप, एक मैप को डिस्क्राइब करना है 1 नंबर का। वाई इज मैपिंग द अर्थ डिफिकल्ट, कि अर्थ को मैप करना क्यों डिफिकल्ट है, ये भी आपका 1 नंबर। और डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ ए ग्लोब, ग्लोब का महत्व है उसका बताना है, ये आपका 2 नंबर का होगा। यानी 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 3 सब क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना कि डिस्क्राइब ए मैप। तो मैप इज ए फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, एक चपटा प्रतिनिधित्व है किसका, पृथ्वी की सतह का, या फिर एक पार्ट ऑफ इट, या एक उसका हिस्सा है। शोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड बाउंड्रीज, जो भौगोलिक विशेषताएं और जो सीमाएं हैं उनको दर्शाता है। मैप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो भूगोल है किसका, पृथ्वी का, उसको देख सकते हैं, उसकी विशेषताओं का उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई इज मैपिंग द अर्थ डिफिकल्ट, पृथ्वी का जो मैप करना है, मैपिंग करना है, मानचित्रण करना है, वो कठिन क्यों है। तो मैपिंग द अर्थ इज डिफिकल्ट बिकॉज द अर्थ इज ए स्फेरे, इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है वो लगभग गोलाकार है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ए कर्व्ड सरफेस ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ ए पेपर विदाउट डिस्टोर्शन, एज एग्जाम्पल इन द पैसेज विद द ऑरेंज पील एग्जाम्पल। क्या आप कह सकते हो कि कोई भी जो सपाट चीज है, एक सपाट जो शीट है उसके ऊपर बिना किसी कर्व के यानी विकृति के इसका जो चित्रण करना है, रिप्रेजेंट करना है पृथ्वी को, वो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसा कि आपने एग्जांपल पढ़ा ऑरेंज को छीलने वाला, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो चित्रण है, मैपिंग है, वो आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ ए ग्लोब, एक ग्लोब के महत्व का वर्णन। तो ए ग्लोब इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट इज ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी जो है इसका गोलाकार मॉडल है। दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स इट्स ज्योग्राफी, जो क्या कर सकती है एक्यूरेट रूप से कि पृथ्वी के जो भूगोल है उसका चित्रण कर सकती है, इंक्लूडिंग द साइज, शेप एंड लोकेशन, जिसमें इसका आकार, इसकी आकृति और इसकी जो लोकेशन है कि जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस विदाउट द डिस्टोर्शंस फाउंड ऑन ए
प्लेट मैप, कि कोई भी आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट्स है, समुद्र है यानी महासागर है, या इसकी लोकेशन, या फिर कह सकते हो आकृति स्थान जो है उसको निश्चित रूप से दर्शा सकता है, जो क्या नहीं हो सकती, एक फ्लैट मैप के ऊपर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 नंबर का होगा आपका। नीचे पैसेज दिया गया है, उसको रीड करके आपको उत्तर देने हैं कि फॉलोइंग आवर धर्म और डूइंग आवर ड्यूटी, ये हमारे धर्म का अनुसरण करना या अपने कर्तव्यों का पालन जो करना है, हैज बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर, वो भारतीय संस्कृति का एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द फैमिली इज आल्सो ए स्कूल, ये परिवार जो वो भी एक स्कूल है, वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दाना, सेवा एंड त्याग। भी हमारा परिवार जो है वो हमारी पहली स्कूल है, जहां बच्चे जो है महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं, जैसे कि अहिंसा का, दान का यानी देने का, सेवा और त्याग यानी बलिदान। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज नीड्स। व्यक्ति जो है वो परिवार में अपनी खुद की आवश्यकताओं है उनको छोड़कर, यानी छोड़ सकता है किसके लिए, कि फैमिली की जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखने के लिए व्यक्ति जो है वो खुद की जो आवश्यकताएं हैं उनको छोड़ देता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर वही, इसमें 3 क्वेश्चन हैं टोटल, फर्स्ट और सेकंड नंबर एक एक नंबर के हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर, तो भारतीय संस्कृति का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। तो बेटा फर्स्ट लाइन फॉलोइंग द धर्म, कि फॉलोइंग द आवर धर्म और डूइंग आवर ड्यूटी हैज बीन एन इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। यहां से लेकर यहां तक जो आंसर है आपका वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन व्हाट वे डज द फैमिली प्ले द रोल ऑफ ए स्कूल, भाई जो फैमिली है वो स्कूल के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाता है। तो सेकंड लाइन है कि द फैमिली इज आल्सो ए स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपोर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दान, सेवा और त्याग या बलिदान। यहां से यहां तक आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल थ्रू द फैमिली, वो एक परिवार के द्वारा व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो होती है। तो आप कह सकते हो कि फैमिली जो है उसमें चिल्ड्रन लर्न इंपोर्टेंट लेसन्स, ये हो जाएगा आपका। एंड इंडिविजुअल्स इन फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स। यहां से लेके यहां तक आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। यानी जो पैसेज में लगभग 2 लाइन है वो उत्तर ही है, हर क्वेश्चन का उत्तर है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 नंबर का है, पैसेज ही आएगा, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ये आपने पहले ये ध्यान दिया होगा कि हमने एक शब्द जो रिप्रेजेंटेटिव्स है लोगों का प्रतिनिधि उसको पहले बताया है। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडोप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी। ये क्या है, एक आधारभूत अंग है, पत्थर है, मील का पत्थर है या नींव का पत्थर कह सकते हैं, कि जो गवर्नेंस सिस्टम है जो अधिकांश कंट्रियों ने अडोप्ट किया है वो क्या है, डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्राटोस मीनिंग रूल और पावर। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस जिसका अर्थ है लोग और एक क्रेटोस जिसका मतलब है रूल या पावर यानी शासन या शक्ति। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ पीपल, इसलिए लोकतंत्र का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है, लोगों का शासन, लोगों का शासन।
इसमें बेटा वही आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 12 में फर्स्ट, 12 में सेकंड और 12 में थर्ड। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो आपके 1-1 नंबर के हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द वर्ड डेमोक्रेसी इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड्स, भी कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तो बेटा आप अभी आया था सबसे पहले कि द वर्ड डेमोक्रेसी comes from 2 Greek words, demos meaning people and kratos meaning rule and power। यहां से यहां तक यहां से द वर्ड डेमोक्रेसी comes from 2 Greek words, demos meaning people and kratos meaning rule और power। यह आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उत्तर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? तो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ पीपल। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का शासन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 13 कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वही 4 नंबर का है आपका कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। कि जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां वो क्या कौन सी होती हैं, जिसमें या तो पैसा शामिल होता है या फिर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी, या जो पैसे के लिए क्या करती है, धन या धन का जो मूल्य है उसके लिए एक्सचेंज के लिए काम आती है। फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टियां इसमें शामिल होती हैं उसके विनिमय का जो है उसके लिए शामिल पक्ष हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट, कोई भी बिजनेस व्यक्ति है या व्यापारी जो है वो मार्केट में यानी बाजार में अपने स्कूल बैग्स हैं उनको बेचता है। ए फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, और एक जो किसान है वो अपनी जो उपज है, किसान जो उगाता है अपनी उपज है उसको बेचता है। ए लॉयर आर्ग्यूइंग ए केस, एक वकील है अपने केस की बहस करता है। एंड अर्निंग ए फीस, और अपनी फीस है उसको प्राप्त करता है। ए ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक ट्रक ड्राइवर जो है वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करता है। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ईटीसी, और जो वर्कर्स हैं या फिर कह सकते हो मजदूर हैं वो क्या करते हैं, किसी कार निर्माण कारखाना है वहां काम करते हैं। तो वो आपके 3 आंसर आपको देने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और थर्ड। इसमें फर्स्ट जो है वो 1-1 नंबर के हैं, उसके बाद थर्ड जो है वो आपका 2 नंबर का है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म मार्केट। सबसे पहले हमें बताना है कि मार्केट जो शब्द है उसका वर्णन करना है कि मार्केट होती क्या है। तो मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर। ये मार्केट एक ऐसा स्थान है या व्यवस्था है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले जो हैं वो एक साथ आते हैं। टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ये अपनी जो वस्तु या सेवा है उसको एक्सचेंज करने के लिए। फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू, या तो पैसे के लिए या अपने मूल्य की कोई और सामान है उसको एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द टर्म फी, जो फीस शब्द है उसको वर्णन करना है। तो ये फी इज ए पेमेंट मेड टू ए प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल है उसके लिए पेमेंट का एक साधन है, पेमेंट है ये मान लो। सच एज ए लॉयर इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज, जैसे कि एक लॉयर है वो अपनी सेवा के बदले लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको महत्व को बताना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आर्थिक गतिविधियां वो हैं
जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग है वस्तुओं का और सेवाओं का, वो शामिल है। विच आर इसेंशियल, जो आवश्यक महत्वपूर्ण है पूरे सोसाइटी सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एक समाज के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए आवश्यक है। उसके बाद कहा कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट सिंबल्स। सही सिंबल का यूज करके आपको इन 6 में से कोई भी 5 जो है वो मार्क करने हैं। कि सबसे पहली बात आती है कौन से मैप में, इंडिया के मैप में, जो आपका मत्स्य क्षेत्र है। ये पहली बात तो कहाँ है, राजस्थान में, मत्स्य है राजस्थान में, तो हमें इंडिया के मैप में राजस्थान देखना है। फिर किष्किंधा जो है वो है कर्नाटका में। फिर जो चोल है वो है तमिलनाडु में। फिर आपका प्रगज्योतिषा जो है वो है आसाम में। कहाँ पे है, आसाम। अवंती जो है आपका वो है एमपी में। यानी मध्य प्रदेश में। तो ये 5 चीजें आपको कहाँ देखना है, हमें इंडिया का जो मैप दिया गया है उसके अंदर लिखना है। ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें आपको ये चीजें फिल करनी है कि कौन सा कहाँ पे है। पहले हमारा मत्स्य वाला था वो कहाँ था, राजस्थान में। तो ये आपका क्या हो गया, राजस्थान। यानी मत्स्य कहाँ था, राजस्थान में। उसके बाद एमपी में था आपका, तो इसके जो बगल में है ये क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, कर्नाटका। यानी कर्नाटक है। ये आपका क्या है, तमिलनाडु। उसके बाद एक और बचा है आपका आसाम। तो इसमें आसाम कहाँ है आप ढूंढो। तो आसाम जो है आपका वो है यहाँ पे, ये जो एरिया है आपका ये कौन सा है, आसाम का। यहाँ आपका क्या है, आसाम। तो आपकी 5 चीजें थी आपने अभी देखी। हमारा क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले हमें मत्स्य वाला देखना था कि मत्स्य कहाँ है। तो राजस्थान में कौन सा था, मत्स्य था। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। फिर आपका कर्नाटक, इसमें कौन सा था, किष्किंधा। फिर आपका चोल कौन से में था, तमिलनाडु में। अवंती एमपी में। और आसाम में था आपका प्रयाग ज्योतिषा। ये आपका हो गया आसाम में। यानी ये आपको मैप फिल करना है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके जो 14 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स हैं वो होंगे, जिसमें टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 14। ये आपको ध्यान रखना। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है वो अभी आपको सोल्व करते टाइम बताया गया है, तो इसको आप आसानी से और ढंग से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यानी सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसी के अनुसार आपको उत्तर देने हैं।